वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो हमने सामान्य ज्ञान के ऊपर बनाया है और यह आने वाली अग्निपथ सीरीज जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ग्रुप डी और एसएससी जीडी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है। हमने तीनों परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न तो कुछ नए प्रश्न शामिल किए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था। तो ऑप्शन देखते हैं, ट्रांजिस्टर था, सेमीकंडक्टर मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब या इलेक्ट्रॉनिक वाल्व। तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारा वैक्यूम ट्यूब। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर आ गए। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप आ गई। क्या आ गई, आईसी चिप। और चौथे पीढ़ी में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि एलएसआई का प्रयोग होने लगा। तो चलो एक बार और मैं दोहरा देता हूँ। प्रथम पीढ़ी में आए वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो ऑप्शन देखते हैं, कैनिंग, डलहौजी, माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैनिंग। उस टाइम भारत का वायसराय कौन था, कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। मुझे पता नहीं यार क्यों अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैनिंग। और 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी और यह मेरठ से हुई थी और इसका तत्कालीन कारण था चर्बी लगे कारतूस। तो 1857 की क्रांति, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका या अफ्रीका। तो इसका सही जवाब होने वाला है अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन 4। अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोलते हैं, अंध महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं और अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं ही गुजरती हैं और सहारा रेगिस्तान भी अफ्रीका महाद्वीप में ही आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसके हमारे ऑप्शन देखते हैं, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन 3, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और यह स्थापना उन्होंने 1897 में बेलूर नामक स्थान पर की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में बेलूर में की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनते हैं। तो यह हमारा प्रश्न है और यह प्रश्न लिया है मैंने नेवी एसएसआर के एग्जाम से। थोड़ी इसकी लैंग्वेज अजीब है लेकिन यह टफ प्रश्न नेवी एसएसआर में आया था कि वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, औद्योगिक धूल, ईंधन, मृदा के पीएच का निम्न स्थिरीकरण और झीलों का निर्माण। तो जब वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड कण बारिश से धुल जाते हैं तो वो मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। तो ये हमारा प्रश्न है कि कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। तो ऑप्शन देखते हैं, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, कच्चे माल की आपूर्ति करके, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा मुहैया करा के, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब होने वाला है उपरोक्त में से सभी। क्या होने वाला है, उपरोक्त में से सभी, क्योंकि कृषि ही ओवरऑल उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाना का उत्पादन भी कृषि से ही होता है। तो कृषि से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक उत्पादनों के लिए बाजार खोलना, कच्चे माल की आपूर्ति और श्रमिकों को रोटी और कपड़ा मुहैया, यह सभी कार्य कौन करता है, कृषि से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। मान लो कोई कपड़ा मिल है तो उसे कपड़ा बनाने सबसे पहले कपास की आवश्यकता होगी और कपास कृषि से ही आता है। कोई आटा फैक्ट्री आटा बना रही है तो उसको गेहूं की आवश्यकता होगी और गेहूं भी कृषि से ही उत्पादित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पर्यावरण में प्रदूषण की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। इसका अर्थ या पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, पार्टिकल पर मोल, पॉल्यूशन प्रिवेंट मेजर, प्योरिटी पर माइक्रोग्राम या पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका सही जवाब होने वाला है, पीपी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन 4। क्या होता है? ऑप्शन 4, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। अक्सर आपने दिल्ली में जब प्रदूषण की खबरें देखते हो तो आप पहुंचते होंगे पीपीएम लेवल वहां पहुंच गया, पीपीएम स्तर इतना बढ़ गया, तो ये वही है, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो इसके हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां, गयासुद्दीन तुगलक या बलबन। तो इसका सही जवाब होने वाला है बलबन। कौन? बलबन ने ही कठोर नीतियां अपनाई थी, जिनको लोह और रक्त की नीति भी बोलते हैं। चलो थोड़ा बलबन के बारे में देखते हैं। तो बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की थी, जिसे इसने दीवान ए अर्ज नाम दिया था। क्या नाम दिया था? दीवान ए अर्ज। बलबन ने ही नवरोज उत्सव और लोहा एवं रक्त की नीति भी चलाई थी। और बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन भी रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WTO भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? WTO। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन देखते हैं, जिनेवा, वॉशिंगटन, लंदन या नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO का मुख्यालय कहाँ है? वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WTO की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995। कब की गई थी? 1 जनवरी 1995। और इसके टोटल सदस्य देश हैं 160। और जो इसकी हेड है अभी वो है ओकोंजी इवेला, नाओजी ओकोंजी इवेला इसकी हेड है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बहुत इजी प्रश्न है, आप सभी को पता ही होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अन्य ऑप्शन देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री PM थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत देश के पहले क्या थे? गृह मंत्री। क्या थे? गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। तोते का अनुमानित जीवन काल होता है, यह प्रश्न है हमारा कि तोते का अनुमानित जीवन काल होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 70 वर्ष या 200 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 वर्ष। तो तोते की अनुमानित आयु कितनी है? 70 वर्ष, यानी कि इंसान बराबर ही तोता भी जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? प्रश्न है हमारा कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, जिसमें एक लेंस हो, जिसमें 2 लेंस का सेट हो, जिसमें लेंस अवतल हो और जिसमें लेंस उत्तल हो। और यह प्रश्न मैंने लिया है SSC GD का, जो भी हाल ही में हुआ था, उसी परीक्षा का एक सेट से लिया है मैंने। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऑप्शन है, जिसमें एक लेंस हो, जिसमें 2 लेंस का सेट हो, जिसमें लेंस अवतल हो या जिसमें लेंस उत्तल हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, जिसमें 2 लेंस का सेट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? यौगिक सूक्ष्मदर्शी। चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं, तो जिसमें एक तो नेत्राकार लेंस होता है और एक होता है नेत्रक लेंस। और सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम छोटी वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन चीज़ों को देखने के लिए हम क्या का इस्तेमाल करते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? तो जैन धर्म के संबंधित प्रश्न है, और कोई सा भी एग्जाम आप उठा लो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। तो देखते हैं कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे। तो ऑप्शन देखते हैं, जिन, शिक्षक, प्रचारक या जैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिन। जो वर्धमान महावीर स्वामी थे वह जिन नाम से भी प्रसिद्ध थे। चलिए थोड़ा देखते हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। क्या थे? 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो वर्धमान है, ये इनके बचपन का नाम था। क्या था? बचपन का नाम था वर्धमान, और पूरा नाम था इनका महावीर स्वामी। और यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। अच्छा, प्रथम तीर्थकर का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट में डाल दें। हम अगली स्लाइड देखते हैं। प्रोटीन किससे पचते हैं, यानी कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रोटीएस,
एमिलेज, लाइपेज या ये सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीएस। प्रोटीन का पाचन कौन करते हैं? तो वो करते हैं हमारे प्रोटीएस। तो ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट है। चलिए थोड़ा प्रोटीन के बारे में जानते हैं। तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था वर्जीलियस ने। किसने? वर्जीलियस ने। प्रोटीन अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। कितने? 20 अमीनो अम्ल से बने होते हैं। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशिकोर और मेरास्मस नामक रोग भी हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे परावर्तन, अपवर्तन, लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन या विखंडन। अगेन ये प्रश्न मैंने नेवी के एक प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है, शायद नेवी एमआर या डबल ए से लिया है। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन देखते हैं परावर्तन, अपवर्तन, लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन या विखंडन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। अतः प्रकीर्णन प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला हो जाता है। यही कारण है कि आकाश ने हमें नीला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार के संघ स्वरूप का स्पष्ट उदाहरण है। तो ऑप्शन देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन या फ्रांस। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। संघ स्वरूप हमने इसे भारतीय संविधान में संघ स्वरूप भी हमने यूएसए से ही लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारा धातु किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है? तो पारा को हम मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। तो मरकरी धातु किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है? तो ऑप्शन है हमारे द्रवगलन, आसवन, विद्युत अपघटन और क्रिस्टलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत अपघटन, यानी कि जो पारा शुद्ध किया जाता है वो किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। और पारा को ही हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। किसके? क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। और पारा का अन्य उपयोग हम ट्यूबलाइट में करते हैं। ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है और ट्यूबलाइट तो सभी के घर में होती ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का एक उत्तोलक है? उत्तोलक यानी कि लीवर है। तो हमारे ऑप्शन देख रहे हैं हम। मछली पकड़ने की छड़ जिसको हम कांटा बोलते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन, चप्पू वाली नौका का चप्पू या सरोता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चप्पू वाली नौका का चप्पू। क्या है? चप्पू वाली नौका का चप्पू एक तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए अन्य ऑप्शन देखें हम अगर तो नींबू निचोड़ने की मशीन और सुपारी काटने का सरोता यह द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। क्या है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो ऑप्शन देखते हैं केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होने वाला है तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो यह है हमारे उड़ीसा का। अच्छा केरल का कौन सा है? तो केरल का हो जाएगा मोहिनीअट्टम। कौन सा? मोहिनीअट्टम। ओडिशा का हो जाएगा ओडिसी। तो आप आसानी से जा सकते हैं ओडिशा से ओडिसी। और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष 8 मार्च किस रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व विरासत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व युवा दिवस। तो इसका जवाब आप सभी को पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भर भर के पेपर में स्टेटस सब कुछ डालते हैं उस दिन और बाद में महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो प्रतिवर्ष 8 मार्च किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व विरासत दिवस हमारा आता है 18 अप्रैल को। कब आता है? 18 अप्रैल को। और विश्व युवा दिवस आता है 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस आता है 12 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन देख रहे हैं मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। और सिलिकॉन आवर्त सारणी में 14वें समूह में दूसरा तत्व है। और इसका हम अन्य उपयोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक, कांच और सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। तो सिलिकॉन आवर्त सारणी के 14वें समूह का दूसरा तत्व, ये भी आपको याद रखना है। और सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं मधुमेह, हैजा, चेचक या मलेरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैजा।
इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा। तो जल जनित रोग कौन सा है, वो है कोलेरा यानी कि हैजा। और जो हैजा है वो हमारे बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुकाम का कारण क्या है, जुकाम का कारण नॉर्मल बुखार, तो जुकाम का कारण क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं बैक्टीरिया, कवक, वायरस या प्रोटोजोआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस। जुकाम हमें वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस के कारण। तो इसका सही जवाब है हमारा वायरस। चलिए अब वायरस संबंधित कुछ बीमारी देखते हैं। तो इसमें एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक और रेबीज, ये सभी भी वायरस संबंधित ही बीमारियां हैं। तो थोड़ा दूसरा ऑप्शन देखें तो प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ संबंधित बीमारी आपको बताता हूँ, मलेरिया, पायरिया और पेचिस, ये प्रोटोजोआ संबंधित बीमारियां हैं। और एड्स, डेंगू, पोलियो वगैरह वायरस संबंधित बीमारियां। और बैक्टीरिया नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया आपको मैंने, हैजा या कोलेरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है ऐसा पूछा है ना इसने। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि या सही आचरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सही विश्वास। क्या हो जाएगा, सही विश्वास जैन धर्म के 3 रत्नों में से नहीं है। तो बौद्ध धर्म में जैसे अष्टमार्ग बताए हैं, वैसे ही जैन धर्म में 3 रत्न बताए हैं। बौद्ध धर्म में तो हमें अष्टमार्ग बताए हैं उन्होंने, और जैन धर्म में क्या बताया है, तो इन्होंने त्रिरत्न बताए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। एक क्या हो जाएगा, सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन। क्या हो जाएगा, सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन। दूसरा है हमारा सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। क्या है, सम्यक आचरण। तो ज्ञान, दर्शन और आचरण, इन सभी आगे आप सम्यक जोड़ लेना। तो ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। चलिए एक बार और बता दूं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुलिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नेशनल पार्क संबंधित प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में आते ही हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि मुलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी हमारी ईटानगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो ऑप्शन देखते हैं। रामदास, संत तुकाराम, नामदेव या एकनाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामदास। ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। कौन सा गुरु, आध्यात्मिक गुरु। चलिए थोड़ा शिवाजी के बारे में जानते हैं। तो शिवाजी महाराज का जन्म 1627 शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था, और इनकी माता का नाम था जीजाबाई, और इनके पिताजी थे शाहजी भोसले। कौन थे, शाहजी भोसले। और ये पुणे के जागीरदार थे। कौन, शाहजी भोसले। और इन्होंने पुणे की जागीर आदिल शाह से प्राप्त हुई थी। किससे, आदिल शाह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडिया किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। तो चलिए देखते हैं कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन देखते हैं। पटना, चंडीगढ़, तलवंडी या अमृतसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तलवंडी। कहाँ पर, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। चलिए थोड़ा गुरु नानक के बारे में जानते हैं। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 को तलवंडी पंजाब में हुआ था, जिसको आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ननकाना साहिब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसीलिए ननकाना साहिब कॉरिडोर भी खोला गया, जिसे हम करतारपुर कॉरिडोर बोलते हैं। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, पंजाब, पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं। रत्नागिरी, बनारस, मालदा या विजयवाड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हापुस आम का मूल स्थान है रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रत्नागिरी। और जो कर्नाटक का आम होता है उसको बोलते हैं आपूस। क्या, आपूस। और जो महाराष्ट्र में मिलता है उसको बोलते हैं हापुस। यानी कि थोड़ा सा अंतर है, आपूस तो कर्नाटक, हापुस तो महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किसमें है। यह शक्ति है ना, गलत हो गया है। तो प्रश्न एक बार पढ़कर आपको बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। सुरक्षा परिषद में, महासभा में, महासभा और सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की शक्ति, नियुक्ति करने की शक्ति होती है। चलिए अगर महासभा में हम देखें तो 193 देश हैं, और सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश होते हैं। कितने, 15, जिसमें से 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी। टोटल मिला के हो जाते हैं 15। 5 स्थायी जिसे परमानेंट P5 भी बोलते हैं, और 10 होते हैं अस्थायी। और महासभा में टोटल देश कितने हैं, 193।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को श्रवण अधिकार है। इनको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो भारत के महान्यायवादी को श्रवण अधिकार है। तो ऑप्शन देखते हैं, किसी भी सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4, क्योंकि भारत का महान्यायवादी भारत की किसी भी अदालत में जा सकता है। चलिए थोड़ा महान्यायाधीश के बारे में जानते हैं। तो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, और उच्चतम न्यायालय में सरकार के मुख्य वकील भी कौन होते हैं, तो होते हैं हमारे महान्यायवादी। चलिए वर्तमान में अगर देखें तो कौन है, वो है हमारे के वेणुगोपाल। कौन है वर्तमान में है, के वेणुगोपाल। कौन है, के वेणुगोपाल। बहुत जल्दी नोटपैड आ जाएगा यार दोस्तों, तो उसमें लिखने वाली समस्या हम खत्म कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं, नर्मदा, तवा, ताप्ती या शिप्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप्रा। जो भी मध्य प्रदेश का होगा उसको पक्का पता ही होगा कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो वह है शिप्रा नदी के किनारे। और शिप्रा नदी के किनारे फेमस एक ज्योतिर्लिंग है जिसको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। शिप्रा नदी की टोटल लंबाई 195 किलोमीटर। कितनी, 195, काफ़ी छोटी नदी है। और मध्य प्रदेश की एक और फेमस नदी है, वो है नर्मदा, जिसको मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी बोलते हैं, और इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी क्या है। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ राज्य हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कोलकाता। क्या हो जाएगी, कोलकाता। जैसे हम पहले कलकत्ता भी बोलते थे। पटना बिहार की राजधानी है। भुवनेश्वर हो जाएगी हमारी उड़ीसा की, और चेन्नई हो जाएगी तमिलनाडु की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। यानी कि रोमन साम्राज्य जो भारत के साथ व्यापार करता था, तो किसने रोम पर आक्रमण कर दिया, तो फिर हमारा जो व्यापार था बंद हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन, अरबों द्वारा, हंगेरियंस द्वारा, हुनों द्वारा, या तुर्कों द्वारा। तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारा हुनों द्वारा। यानी कि जब हुनों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, उसके बाद भारत का व्यापार नील हो गया, बंद हो गया। चलिए हुनों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला वायसराय था, ये हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय था। तो ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एल्गिन। तो इसका सही जवाब होने वाला है कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। इसका कार्यकाल देखते हैं। तो इसका कार्यकाल था 1856 से लगाकर 1862, यानी कि कुल 6 साल तक ये भारत का वायसराय रहा था। और 1856 में यह एक विधवा पुनर्विवाह बिल भी लाया था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसके शासनकाल में ही पारित हुआ था। और जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, उस समय भी भारत का वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अश्वघोष का संबंध है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि अश्वघोष का संबंध है। तो ऑप्शन देखते हैं, वर्धन से, मौर्य से, कुषाण से या गुप्त से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण से। अश्वघोष का संबंध था कुषाणों से। किससे, कुषाणों से। और अश्वघोष महाकवि एक बहुत ही फेमस महाकवि और दार्शनिक था। और बौद्ध चरित नहीं, अश्वघोष नहीं, बुद्ध चरित की रचना करी थी। किसकी, एक इसने किताब लिखी थी, उसका नाम था बुद्ध चरित। अश्वघोष महाकवि और दार्शनिक भी था, और इसका संबंध था कुषाणों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ हमेशा MBT, याद भी ऐसे रखता हूँ इसको, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो ऑप्शन देखते हैं, कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुलेखन में। ये लिखने में बहुत निपुण था। तो मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके सारे डिसीजन गलत जाते थे। ये जो भी फैसला लेता था, चाहे वो टोकन कर्ज छापने का हो, अपनी राजधानी ट्रांसफर करना हो, सारे डिसीजन इसके गलत होते थे। इसलिए इसको मूर्ख या रक्त पिपासु, अभागा आदि इतिहासकारों ने उपाधियां दी हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जोना खां। क्या नाम था, जोना खां। और इसने उपाधि धारण करी थी उलुग खां की। किसकी, उलुग खां नाम की इसने उपाधि धारण करी थी। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भगत सिंह को किस तिथि को फांसी की सजा सुनाई गई थी। चाहे ये प्रश्न आए या नहीं आए दोस्तों, लेकिन हमें भगत सिंह
और इनके जैसे अनेक क्रांतिकारियों के बारे में थोड़ी बहुत नॉर्मल जानकारी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि इनका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा योगदान था और इसलिए हम आज इनको याद भी कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ भी रहे हैं। तो इनके बारे में हमें नॉर्मल जानकारी जरूर याद रखनी चाहिए, वो परीक्षा में आए या ना आए ये एक अलग बात है। तो प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह को किस तिथि को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं हम, 14 जनवरी, 14 फरवरी, 23 मार्च या 23 अप्रैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 फरवरी। 14 फरवरी को इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। कब? 14 फरवरी को। और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी, यानी कि 6 और 9-10 दिन के अंदर इनको फांसी दे दी गई थी। तो फांसी की सजा सुनाई गई थी 14 फरवरी को और फांसी हो गई थी इनको 23 मार्च 1931 को। और फांसी कहाँ हुई थी? तो वही थी इनको सेंट्रल जेल लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है। इनके पिता थे किशन सिंह संधू और माता थी इनकी विद्यावती कौर। कौन थी? विद्यावती कौर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? तो ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों ही राज्यों में काली मिट्टी मिलती है, इसलिए तीनों ही राज्यों में कपास की अच्छी खासी खेती होती है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों में काली मिट्टी मिलती है और काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम होती है, इसलिए तीनों राज्यों में कपास भी अच्छी खासी संख्या में होता है। तो काली मिट्टी भारत के किस राज्य में मिलती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन किसने किया था, यानी कि इसका डिजाइन किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, बर्निनी, ये बर्निनी है ना, और लुटियंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्निनी ने। सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन डिजाइन किया था बर्निनी ने। किसने किया था? बर्निनी ने। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो सेंट पीटर्स स्क्वायर है ना, ये वेटिकन सिटी में है। कहाँ पर? वेटिकन सिटी में यह स्थित है, सेंट पीटर्स स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बहुत सारे लोग तो पर्सनल जाके भी आ गए होंगे। तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु या इंदौर मध्य प्रदेश। तो सही जवाब हो जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता पश्चिम बंगाल में ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है। और यहीं से फेमस खिलाड़ी सौरव गांगुली, जो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। और भी कुछ जो आपका कुछ सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके बता देना, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। और बहुत जल्दी नोटपैड भी आ जाएगा, तो जो लिखने की थोड़ी समस्या आ रही है दूर हो जाएगी। तो अंतिम प्रश्न ये हमारा कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, तो सही जवाब है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।